प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं देव सैनी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं काव्य शास्त्र का एक नया टॉपिक, काव्य दोष। शुरू करते हैं सबसे पहले परिभाषा की ओर। देखो दोस्तों, परिभाषा में यह है कि जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है, उसको काव्य का दोष कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कविता अपन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बाधक तत्व होते हैं ना, वो बाधक तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य के दोष कहलाते हैं। दूसरी एक अन्य परिभाषा दी गई है, वो ये है कि काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को, मतलब कोई भी काव्य है उसकी रस की जब अनुभूति करते हैं ना अपन, उसमें जो बाधक तत्व होते हैं ना, उनको ही काव्य दोष कहा जाता है। अब कुछ आगे बढ़ते हैं दोष के प्रकार। तो प्रकारों में देखो, काव्य दोष के प्रकारों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन कुछ काव्य को पढ़ते समय अपने बाधक तत्व होते हैं और वो 4 प्रकार के माने जाते हैं। इसी आधार पे काव्य के दोष भी 4 प्रकार के माने जाते हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये माना गया है कि काव्य के जो प्रमुख रूप से दोष है, उनके प्रकारों में वाक्य दोष और रस दोष, इन दोनों को एक ही माना गया है। मतलब इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है ऑब्लिक में ही। इसलिए अपन ये कहेंगे कि काव्य के दोष है शब्द दोष, फिर दूसरा है वाक्य दोष ऑब्लिक रस दोष, और तीसरा है अर्थ दोष। तो प्रमुख रूप से माने गए हैं 3। ठीक है, पहले अपन बात कर लेते हैं शब्द दोष की। शब्द दोष में देखो दोस्तों कि कोई भी वर्ण या शब्द है, उसका प्रयोग अपन करते हैं ना, तो उसके प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले ही क्या है दोष जान पड़े, वहाँ शब्द दोष माना जाता है। सीधे अर्थों में मैं अगर ये कहूँ कि किसी शब्द विशेष के कारण कोई दोष उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाता है? शब्द दोष कहलाता है। ठीक है, शब्द दोष प्रमुख रूप से बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अनुसार जो पहला शब्द दोष है वो है श्रुति कटुत्व दोष। पहला जो दोष आता है वो अपने श्रुति कटुत्व है। श्रुति कटुत्व का देखो अर्थ ये है दोस्तों कि श्रुति का मतलब सुनना और कटुत्व का मतलब कड़ा, कि सुनने में क्या लगे? कठोर लगे, तो वो वहाँ सदैव क्या होता है? श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। जैसे अपन उदाहरणों के द्वारा देख लेते हैं कि बरतसना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। यहाँ पे पहला जो ये शब्द आया है बरतसना, इसमें देखो अपन जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो अपने को क्या है? कटु लगता है, कड़वा लगता है। तो इस शब्द विशेष के कारण यहाँ क्या माना जाता है? श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। ठीक है, दूसरा एक उदाहरण है कि देखत कब कौतुक इते देखो नेकु विचारी, कब को इकटक डटी रही टटिया अंगुरन डारी। ये एक श्रृंगार रस का दोहा है, बहुत सुंदर दोहा है। इसमें क्या है कि कोई नायिका है, वो क्या करती है? अपने नायक को, अब टटिया को अंगुलियों से हटाकर, मतलब नायक को देखती है, अब टटिया कहते हैं अपने घूंघट को, कि अंगुलियों से अपने घूंघट को उठाकर किसको देख रही है? नायक को निहार रही है। इसमें देखो दोहा बहुत अच्छा है, लेकिन सब दोष जो माना जाता है कवि लेखक के अनुसार लिखा हुआ, वहाँ ट वर्ण की अधिक वृत्ति हुई है। देखो यहाँ पे ट इक टक डटी, तो यहाँ क्या है? ट वर्ण की क्या हुई? आवृत्ति हुई है, इस कारण यहाँ शब्द दोष माना जाता है। दूसरा जो दोष आता है वो आता है च्युत संस्कृति दोष। यहाँ देखो च्युत संस्कृति में क्या होता है कि जब किसी शब्द के प्रयोग में व्याकरण संबंधी दोष होता है, मतलब व्याकरण से संबंधित कोई भी दोष होता है ना, लिंग वचन कारक से संबंधित, वो दोष च्युत संस्कृति दोष में माना जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण मैं बोलता हूँ कि मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ देखो सीता है और बोला है, मतलब सीता जब स्त्रीलिंग है तो यहाँ क्या होना चाहिए? बोली होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? लिंग का जो निर्धारण है वो सही नहीं कर पाए, सीता के अनुसार बोली होना चाहिए, इसलिए यहाँ जो माना जाएगा वो च्युत संस्कृति दोष माना जाएगा। अब अपन तीसरे दोष पे आते हैं, वो है ग्रामत्य दोष। मतलब ग्रामत्य दोष में नाम से झलक रहा है कि जब कवि की भाषा में ग्रामीण भाषा अथवा बोल चाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है तो उसमें ग्रामत्य दोष माना जाता है। कहने का मतलब कोई भी कवि है अपनी
रचना लिखता है उसमें ग्रामीण भाषा के बोलचाल के शब्दों का क्या करता है, प्रयोग कर देता है, वहाँ ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। जैसे मैं उदाहरण पढ़ता हूँ कि पड़े जटोले पे रही नींद न आई रात। यहाँ देखो ये जटोले शब्द ना, ये ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसलिए यहाँ पर ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। दूसरा उदाहरण है खोपरी पे परती पनैया ब्रिज नारिन की। तो यहाँ देखो खोपरी है, पनैया है, ये शब्द क्या है, ग्रामीण अंचल के शब्द है और इनका काव्य में प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। कुछ और उदाहरण भी अपन ले सकते हैं, जैसे मूंड मुंडाए हरी मिले तो हर कोई ले मुंडाए। तो मूंड मुंडाए, ये मूंड मुंडाए, ये शब्द भी क्या है, ग्राम्यत्व दोष होते हैं। ठीक है, अगला अपन दोष की ओर चलते हैं, वो है अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व का मतलब क्या होता है कि जब कविता में अभद्रता सूचक असाहित्यिक लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ कविता में बद्धापन उत्पन्न हो जाता है, उसके पढ़ने से क्या है, घृणा का भाव उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ अश्लीलत्व दोष माना जाता है। कहने मतलब कोई भी कविता अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द, लज्जाजनक शब्द जोड़ दिए जाते हैं जिनको क्या है, अपन पढ़ते हैं तो अभद्रता महसूस करते हैं, तो वहाँ पे सदैव अश्लीलत्व दोष माना जाता है। जैसे उदाहरण से अपन समझेंगे कि दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। यहाँ देखो ये जो दस्त शब्द है, दस्त से खाना, इस दस्त शब्द का अगर अपन व्याकरण के अनुसार देखें या शब्दकोश के अनुसार देखें तो इस शब्द का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, और दूसरा जो पेशाब है, पेश आब, पेश का मतलब क्या है, किसी के सामने पेश करना, और आब शब्द का अर्थ होता है पानी। तो यहाँ पे अब देखो इसका अर्थ लगाते हैं कि दस्त अर्थात हाथ से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी, पेश आब अर्थात मैंने उसके सामने क्या कर दिया, पानी उसके सामने रख दिया। सीधा कवि ने लिखना अच्छा चाहा है लेकिन शब्द विशेष के कारण उसने क्या किया कि शब्द का सही प्रयोग नहीं किया, अश्लील शब्द का प्रयोग किया, अभद्र शब्द का प्रयोग किया, इसके कारण यहाँ अश्लीलत्व दोष पाया जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्लिष्टत्व दोष की। क्लिष्टत्व दोष में देखो दोस्तों ये है कि जहाँ किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में न आए वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। मतलब कोई भी अपनी रचना है या पद है उसको पढ़ते हैं, उसके शब्दों का अर्थ हमें मतलब साधारण पाठक को आसानी से समझ में न आए, वहाँ सदैव क्लिष्टत्व दोष पाया जाता है। जैसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि ग्रह नखत वेद को आदो अब को बरजे खात। देखो इसका थोड़ा सा मैं विस्तृत करके बताता हूँ कि ग्रह नखत वेद, इसका देखो ग्रह कितने होते हैं अपने 9, ठीक है, नक्षत्र होते हैं वो कितने होते हैं 27, ठीक है, और वेद कितने होते हैं 4, ये टोटल हो गए अपने 40, ठीक है। अब देखो ये कहा है कवि ने कि ग्रह नखत वेद को आधो खा, अब कौन बरजे, तो इसका आधा कर देते हैं अपन, 40 का आधा करेंगे, 2 का भाग दोगे तो कितना होगा 20, और 20 को अपन साहित्यिक रूप में हिंदी में अगर क्या कहते हैं विष कहते हैं, ठीक है, वैसे ये शब्द निकलता है इसका विष, तो विष का जो अर्थ होता है वो जहर होता है। अब इसका देखो अर्थ देखो कि ग्रह नखत वेद अर्थात इनका सबका हो गया 40 का आधा क्या हुआ विष, अब हमें कोई जहर खाने से कोई नहीं रोक सकता, ये इसका अर्थ है। कितना कठिन अर्थ है, ये ग्रहण करने में कितनी परेशानी आती है, इसलिए यहाँ क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जो दूसरा मुख्य प्रकार आता है वो आता है वाक्य दोष का। वाक्य दोष में देखो दोस्तों कि जहाँ किसी वाक्य अथवा वाक्यांश, वाक्य का अंश की रचना दोषपूर्ण होती है, मतलब कोई वाक्य है या वाक्य का अंश होता है वो क्या होता है दोषपूर्ण होता है, वहाँ वाक्य दोष माना जाता है, ठीक है। इसके प्रमुख निम्नलिखित भेद है जो आपके सिलेबस के अनुसार जोड़े गए हैं। पहला जो आएगा न्यून पदत्व दोष, ठीक है, और एक जो आएगा वो आएगा अधिक पदत्व दोष। पहले न्यून पदत्व देख लेते हैं कि जहाँ वाक्य की रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है, मतलब कोई शब्द है, कोई पंक्ति बोली जाती है, उसमें एक पद की या शब्द की कमी रह जाती है, अब पाठक उसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो उनको कल्पना से अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए वहाँ क्या होता है
सदैव न्यून पदत्व पद की कमी के कारण न्यून पदत्व दोष माना जाता है। जैसे उदाहरण है कि पानी पावक पवन प्रभु ज्यों, असाधु त्यो साधु। पानी का अर्थ पानी, पावक का अर्थ अग्नि, पवन का अर्थ हवा, प्रभु का अर्थ प्रभु या ईश्वर ले सकते हो। असाधु साधु, साधु का अर्थ होता है सज्जन और असाधु का असज्जन। यहाँ पे देखो अपन ने कल्पना से अर्थ ग्रहण किया है कि ये जो पानी, अग्नि, वायु, ईश्वर क्या करते हैं, सज्जन और असज्जन सभी के प्रति समानता का व्यवहार करते हैं। किंतु अर्थ प्राप्त करने के लिए अपने को क्या है, असाधु और साधु का अपने को विशेष सज्जन असज्जन इनमें ले जाना पड़ा और अपनी ओर से कल्पनात्मक अर्थ जोड़ना पड़ा, इसलिए यहाँ न्यून पदत्व दोष माना जाता है। इसका अपन उल्टा ले लेते हैं, अधिक पदत्व दोष। सेम इसका उल्टा कि जब काव्य में कवि क्या कर देता है, अधिक पद जोड़ देता है, जिनको हटा देने पर काव्यार्थ ग्रहण करने में, मतलब जिनको अगर हटा भी देना तो भी अपन उसका आराम से अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ अधिक पदत्व दोष माना जाता है। जैसे पुष्प पराग से रंग कर भरमर गुंजारता है। ठीक है, पुष्प पराग से, देखो यहाँ पे अगर पुष्प शब्द है इसको अपन हटा दें तो पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है, कि पराग कणों में रंग कर क्या करता है, भ्रमर जो है, भंवरा जो है वो गुंजायमान करता है अपनी। ठीक है, यहाँ पुष्प शब्द नहीं भी लिखे तो आराम से उसका अपन अर्थ ग्रहण कर देते हैं। पुष्प अनावश्यक शब्द जोड़ा गया है, इसके कारण अधिक पदत्व दोष माना जाता है। नेक्स्ट अपन लेकर आते हैं जो दोष का प्रकार है वो है अकर्मत्व दोष। अकर्मत्व दोष में देखो दोस्तों कि जब वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता, मतलब कहने का मतलब क्रम है वो आगे पीछे किया जाता है, पीछे वाले शब्दों को आगे बीच में ऐसे जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, अकर्मत्व दोष होता है। ठीक है, कोई भी अवयव, उपसर्ग आदि है उनमें क्रम भंग कर दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं इसका एक कि अमानुषी भूमि अबानरो करो। यहाँ पे एक रावण का पद है ये, कि रावण ये कहता है कि मैं इस भूमि को क्या कर दूंगा, मनुष्य से रहित और बानरों से रहित कर दूंगा। यहाँ पे रावण तो सही कह रहा है पद, लेकिन लिखने में क्या कर दिया, अकर्मक भूमि जो शब्द है उसका क्या कर दिया है, क्रम सही जगह नहीं है। अपन इसको पढ़ते हैं तो ये अर्थ निकालता है कि अमानुषी भूमि, कि मनुष्य से रहित भूमि को अबानरी करी, अर्थात बानरों से रहित कर दूंगा। भूमि शब्द का क्रम गलत है, इस कारण यहाँ अकर्मत्व दोष माना जाता है। अब दूसरी ओर अपन देख लेते हैं कि एक उदाहरण और है, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। यहाँ पे देखो ऐसे देना, ये जो देना शब्द है ये क्या करता है कि गलत जगह प्रयुक्त हुआ है। कैसे, अपन इसको अगर ये ऐसे कहें कि ऐसे दिखला देना प्रकट नित्य आशंकिता हो। ठीक है, तो पद सही माना जाता है, देना शब्द क्रम में सही नहीं है, इसलिए अकर्मत्व दोष माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रकार आता है वो आता है पुनरुक्त दोष। पुनरुक्त का मतलब क्या आता है, पुनर प्लस उक्त, की कोई भी उक्ति है वो दोबारा से लिखी जाती है या कही जाती है, जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग होता है, कि दोबारा से एक ही अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, वहाँ पुनरुक्त दोष माना जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। यहाँ देखो भाते जो शब्द है ना, इसका अर्थ क्या है, अच्छा लगना, और अच्छे लगते दोबारा लिख दिया मधुर वचन, तो ये शब्द है एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, फिर भी दो जगह उक्ति को दोबारा लिख दी गई है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्त दोष माना जाता है। तीसरा जो प्रमुख रूप से भेद आता है अपने, वो आता है अर्थ दोष, कि जब काव्य का अर्थ ग्रहण करने में बाधा हो, मतलब अर्थ ग्रहण करने में अपने को क्या हो, बाधा होती है, वहाँ अर्थ दोष होता है। इसमें जो एक ही दोष आपके सिलेबस के अनुसार जोड़ा गया है वो है दुष्कर्मत्व दोष, कि जहाँ शास्त्रों अथवा परंपरा में प्रसिद्ध क्रम के विपरीत किसी बात का वर्णन होता है, कि शास्त्र या परंपरा में जो परंपरा के अनुसार लिखा गया है उसके क्या करता है, उल्टा विपरीत बात की जाती है या विपरीत वर्णन कर दिया जाता है, वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है। उदाहरण के अनुसार अपन ले सकते हैं कि पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 दे दो। यहाँ पे देखो अगर 5 नहीं तो कितने दे दो, 10 दे दो, कि अगर कोई पैसा मांग रहा है 5 नहीं तो 10, कि 5 ही अगले के पास नहीं है तो 10 कैसे दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका
विपरीत, परंपरा के विपरीत बात हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या माना जाएगा, दुष्कर्मत्व दोष माना जाएगा। दूसरा जो उदाहरण अपने सामने प्रमुख रूप से आता है वो ये आता है कि मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। यहाँ पे देखो प्रमुख रूप से ये बात है कि मारुत नंदन यहाँ पे हनुमान जी है, और खगराज कहते हैं गरुड़ को, कि लोक व्यवहार के अनुसार मन का वेग क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो कहने का मतलब हनुमान जी ने जब मन के वेग को ही लज्जित कर दिया तो उसके बाद गरुड़ के वेग का कोई महत्व नहीं रहता। यह शास्त्रों के विपरीत बात है, इसलिए ये यहाँ पे दुष्कर्मत्व दोष माना जाएगा। इसके अलावा अपन एक आध उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे अश्वदान दीजिए मुझे या दीजिए गजदान, कि कोई यहाँ याचक राजा से याचना करता है कि हे राजन मुझे या तो क्या दे दीजिए, अश्वदान दीजिए, घोड़ों का दान दे दीजिए, और नहीं मेरे को क्या दीजिए, गजदान, हाथी का दान दे दीजिए। अब ये आपको सबको पता है कि जब राजन घोड़ा नहीं दे रहा है तो हाथी का दान कैसे देगा, तो ये क्या हो गई, विपरीत बात हो गई परंपरा के अनुसार। तो यहाँ पे भी दुष्कर्मत्व दोष माना जाएगा। आज के लिए दोस्तों टॉपिक पूरा होता है अपना काव्य दोष का। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।